अस्सलाम वालेकुम। आजकल हर जगह एक ही डिबेट हो रही है, वो डिबेट हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आज हम इसी पर बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते किसे हैं, अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे आसान सी ज़ुबान में, और फॉर और अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम से ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी तरह का कोई लॉ है, कोड है जो इक्वली यूनिफॉर्मली तमाम सिटीजन्स ऑफ इंडिया पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मगर इसके बीच में जो लफ्ज़ सिविल है उसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो नेचर के बेसिस पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ यानी कि वो कैटेगरी ऑफ लॉ जो उन इश्यूज से डील करती है जो सोसाइटी एट लार्ज के साथ डील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का मर्डर कर दिया। अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि ए ने जो ऑफेंस किया वो सिर्फ बी के खिलाफ किया, बट एक्चुअल में जो ऑफेंस है वो सिर्फ बी के खिलाफ नहीं हुआ बल्कि पूरी सोसाइटी के खिलाफ हो, क्योंकि जब मर्डर होता है तो सोसाइटी में एक लेयर ऑफ फियर दौड़ती है, टेरर फैलता है, और फिर स्टेट के खिलाफ भी ये ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी थी कि वो बी की लाइफ को प्रोटेक्ट करे। यानी कि इसके बाद जो सारा प्रोसीजर होगा वो सिर्फ इंडिविजुअल या विक्टिम की तरफ से नहीं होगा बल्कि स्टेट की तरफ से होगा। अब ये बात तो समझ में आ गई कि क्रिमिनल लॉ वो लॉ है जो सोसाइटी एट लार्ज के साथ जो इश्यूज डील करते हैं उनको डील करता है। अब जो सिविल लॉ है, सिविल लॉज वो लॉज हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर जो चीज़ों को डील करते हैं उनको हम सिविल लॉज की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो प्रॉपर्टी बेची जाती है, खरीदी जाती है, ये सिविल लॉज में फॉल करते हैं। इसी सिविल लॉज में एक कैटेगरी उन लॉज की आती है जो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को शादी कहाँ करनी है, कैसे करनी है, डाइवोर्स कैसे देना है, ये सोसाइटी एट लार्ज का मसला, ये स्टेट का मसला नहीं है, ये पर्सनल इश्यूज हैं। तो इन पर्सनल इश्यूज को स्टेट डायरेक्टली डील नहीं करती है, स्टेट डील करती है रिलीजन के थ्रू। यानी कि एक इंसान को शादी कैसे करनी है उसका रिलीजन तय करेगा, एक इंसान को डाइवोर्स कैसा देना है ये उसके ट्रेडिशंस, उनकी कल्चर और उनके रिलीजन्स तय करेंगे। प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है रिलीजन तय करता है। अब स्टेट ये कह रही है कि ये जो सिविल लॉज हैं ये हम यूनिफॉर्मली पूरे इंडिया पर अप्लाई करेंगे, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। हमने ये बात समझ ली कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की लाइट में सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फ़र्क क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके से अप्लाई हो सकता है। अब हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि चैप्टर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लाई करता है, जो ये कहता है कि ये इंडियन स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो यूनिफॉर्मली तमाम इंडियंस पर एक सिविल कोड इम्प्लीमेंट करे। यानी कि अलग अलग जो सेक्शंस को अलग अलग रिलीजन्स या अलग अलग जो ट्रेडिशंस जो गवर्न कर रहे हैं वो तमाम इनवैलिडेट करके एक ही लॉ बनाया जाए, तमाम सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये आर्टिकल 44 कहता है। अब इसमें एक और चीज़ समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आर्टिकल 44 जो है वो DPSP में फॉल करता है। इसके पहले वाला जो चैप्टर है वो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अच्छे से समझने के लिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस चैप्टर में लाइक करता है उसको भी समझना पड़ेगा, यानी कि DPSP, और फंडामेंटल राइट्स को भी समझना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इनफोर्सिएबल है, यानी कि अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है वो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक कर सकता है, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में जा सकता है, अप्रोच कर सकता है कि मेरे राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। वेयर एज पर आर्टिकल 37 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो DPSP यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है या बाकी जो सेक्शंस जो बाकी जो आर्टिकल्स जो इस पार्ट में लाइक करते हैं वो इन्फोर्सिएबल नहीं है किसी भी कोर्ट पे। यानी कि प्रायोरिटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स को दी जा रही हैं, DPSP को नहीं दी जा रही। DPSP के मसले पे तमाम चीज़ें देखी जाएंगी, सोसाइटी डिमांड कर रही है नहीं कर रही है, डिज़ायरेबल है, नेसेसरी है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें देखने के बाद अगर स्टेट को लगता है कि सोसाइटी में एक नीड है, डिमांड है और लोग चाह रहे हैं कि ये आर्टिकल ऑफ DPSP शुड बी इम्प्लीमेंटेड, तो उसके बाद ही स्टेट को ये चाहिए कि वो इसकी तरफ कदम बढ़ाए और उस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करे। अब जो DPSP में क्या सिर्फ UCC ही है जिसको इम्प्लीमेंट करना है, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 47 ये कहता है कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है और तमाम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स यानी कि शराब और तमाम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स को बैन करे। मगर कोई उस पर बात नहीं करता, बल्कि स्टेट जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ज़बरदस्ती कुछ जगहों पर शराब खाने बनवा रही है ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके, और भी कुछ इसके पर्पजेज हो सकते हैं। मगर UCC पे फोकस किया जा रहा है। क्यों फोकस किया जा रहा है ये बात आप अच्छे से जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो जाता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सोसाइटी पर।
एज आई ऑलरेडी मेंशन कि मुस्लिम्स में किस शख्स की शादी हुई या नहीं हुई ये निकाह वैलिडेट करता है। हिंदूज़ में किस शख्स की शादी हुई या नहीं हुई ये वो रिचुअल्स वैलिडेट करते हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट्स में मेंशन्ड है। यानी कि निकाह या रिलीजन फिर वैलिडेट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को। जो डाइवोर्सेज होंगे उसके लिए एक अलग से ड्राफ्ट तैयार करके एक लॉ लाया जाएगा। यानी कि मुस्लिम्स में कुरान और सुन्नत या इजमा या क़यास की बुनियाद पर जो डाइवोर्स है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, वो फॉलो नहीं होगा। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल XY जो कि मुस्लिम कपल है, उन्होंने निकाह कर लिया, उन्होंने कंसिडरेशन जो होती है डॉवर वगैरह महर वगैरह सब कुछ कर दिया, तय कर दिया, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डिमांड करता है कि फ़लाँ ऑफिस में जाकर आप साइन कीजिए, मगर उन्होंने वो साइन नहीं किए, वो ऑफिस में नहीं ये साइन नहीं किए। अब अगर क्वेश्चन ये राइज होगा कि क्या लॉ इन द आइज़ ऑफ लॉ क्या इनकी शादी हुई या नहीं हुई, तो ये डिक्लेयर किया जाएगा क्योंकि इन्होंने वहाँ पर जाके साइन नहीं किए इसलिए इनकी शादी को वैलिड करार नहीं दिया जाएगा। अब कोई कपल जो मुस्लिम है उन्होंने आपस में निकाह नहीं किया, जाके कोर्ट में जाकर या किसी ऑफिस में जाकर जो रिक्वायरमेंट होगी उसमें साइन कर दिए, तो यानी कि निकाह ना होने के बावजूद उनकी शादी को वैलिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यानी कि ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक कोई स्ट्रक्चर बन के नहीं है, कोई ढांचा बन के नहीं है, इसलिए हम ये एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे। जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज हमें नजर आते हैं उन्हीं पर बात करेंगे। यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 है वो इनवैलिडेट हो जाएगा, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एक्ट इनवैलिडेट हो जाएगा। जो ट्रेडिशंस और जो कल्चर प्रिवेल करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़ में, आदिवासीज़ में, ट्राइबल्स में, वो सारे के सारे इनवैलिडेट हो जाएंगे। एक नया लॉ बनाया जाएगा, उन लॉ के मुताबिक आदिवासीज़ को, ट्राइबल ग्रुप्स को, या जो मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, सिख्स हैं, तमाम को एक ही लॉ के अंडर जो है गवर्न करने की कोशिश की जाएगी। अब अगर हम बात करें आर्ग्यूमेंट्स की कि क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, पहला जो आर्ग्यूमेंट्स दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि जब हम यूनिफॉर्मली सिविल लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे तो नेशंस इंटीग्रिटी इम्प्रूव होगी, है ना, उसमें इजाफा होगा, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन नेशन और वन लॉ होगा। यानी फॉर एग्जांपल ये स्लोगन दिया जा रहा है वन नेशन वन लॉ, सोचने में और सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ये, मगर सवाल ये पैदा होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले जो कि अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो क्रिमिनल लॉ है, जो बाकी लॉज है जिनके बारे में ये कहा है कि यूनिफॉर्म लॉज हैं, उसमें भी बहुत सारी एक्सेप्शंस है, जिसमें एक एक्सेप्शन के बारे में अगर जिक्र करूं तो आर्टिकल 371A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट शैल अप्लाई टू नागा रिलीजन्स और सोशल प्रैक्टिसेस, नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसेस, civil and criminal justice administration including Naga customary law, rulings और ownership एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। यानी कि जो क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है या क्रिमिनल प्रोसीजर है वो भी एज इट इज़ अप्लाई नहीं हो रहा है नागालैंड के रिलीजियस और सोशल ग्रुप्स में, और अप्लाई ना होने के बावजूद सोशल और नेशनल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन राइज नहीं हो रहा है। तो इससे कैसे ये क्वेश्चन राइज हो रहा है कि कौन इंसान किस तरीके से शादी करते हैं, यानी कि आपका ये कहना है कि दो लोग अलग अलग तरीके से शादी कर रहे हैं, इससे नेशंस इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्मिटी आएगी और यूनिफॉर्मिटी आने के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी और नेशंस इंटीग्रिटी इंप्रूव होगी। और यूनिफॉर्मिटी किस तरीके से आएगी, उसी तरीके से जिस तरीके से क्रिमिनल लॉज में, यानी कि क्रिमिनल लॉज के बारे में ये कहा जाता है कि इंडियन पिनल कोड जो है वो या CRPC है या इंडियन एविडेंस एक्ट है वो एक ही जैसे पूरे इंडिया पे लागू होता है, उसी तरीके से हम सिविल लॉज भी लागू करना चाहते हैं। मगर आपको जानकर ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें भी एक्सेप्शंस हैं, उसमें भी अलग अलग स्टेट्स ने उसे अमेंड कर कर अपने रीति रिवाज के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से उसे भी अमेंड किया है। इसकी मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ आपको। पहली एग्जांपल है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट को वेस्ट बंगाल ने भी अमेंड किया है अपनी सिचुएशन के हिसाब से, और तमिलनाडु ने भी अमेंड किया। तो फिर यूनिफॉर्मिटी का तो क्वेश्चन राइज नहीं होता, क्रिमिनल लॉज में भी नहीं है। दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ कि जो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे शराब कंप्लीटली बैन है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की इजाज़त देती है, मगर उसमें एक एज बार रखा है कि इस एज से पहले आप ड्रिंक नहीं ले सकते, और ये एज अलग अलग स्टेट्स में अलग है, किसी में 18 है, किसी में 21 है। तो यानी कि यूनिफॉर्मिटी तो यहाँ पर भी नहीं है। तो जब यूनिफॉर्मिटी यहाँ पर ना होने के बावजूद चीज़ें स्मूथली चल रही हैं तो फिर
कौन सा शख्स किस तरीके से डाइवोर्स देता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टी किस तरीके से दी जाती है, इससे ना तो यूनिफॉर्मिटी का क्वेश्चन राइज होता है और ना ही जो क्वेश्चन है इंटीग्रिटी का उसका राइज होना चाहिए। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि इससे पीस और हार्मनी होगी, यानी कि तमाम लोग एक तरह के कपड़े पहनेंगे तो उससे क्या होगा, मोहब्बत बढ़ेगी। तमाम लोग एक तरह का खाना खाएंगे तो इससे मोहब्बत इंक्रीज होगी, है ना, हार्मनी होगी, पीस होगा, लव हो। ये आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही वेग आर्ग्यूमेंट है, सुनने में ही लग रहा है। यानी कि तमाम लोग एक तरह से शादी करेंगे तो सोसाइटी में झगड़े खत्म हो जाएंगे, तमाम लोग एक तरीके से डाइवोर्स देंगे तो सोसाइटी में मोहब्बत इंक्रीज होगी। ये देखिए बहुत ही बेकार सा आर्ग्यूमेंट है। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो सिख्स और हिंदूज़ हैं वो यूनिफॉर्म कोड से गवर्न हो रहे हैं, यानी कि सिख्स भी उन्हीं सिविल लॉज को फॉलो कर रहे हैं जिन सिविल लॉज को हिंदूज फॉलो कर रहे हैं। यानी हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदूज पे अप्लाई नहीं होता, वो जैन्स पे भी अप्लाई होता है, बुद्धिस्ट पे भी अप्लाई होता है, सिख्स पे भी अप्लाई होता है। अब उसके बावजूद 1984 में क्या हुआ ये मुझे यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। इसकी दूसरी एग्जाम्पल ये है कि मुस्लिम सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम सिविल लॉ से गवर्न हो रहे हैं। शिया और सुन्नीस के बीच में जो आपस में जो इत्तेफाक पैदा नहीं हो रहा है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट है उसके बावजूद, यहाँ ब्रेलवीज और देवबंदीज़ के बीच में जो टसल चलती रहती है वो भी दोनों तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही गवर्न हो रहे हैं। क्रिमिनल लॉ से आपके मुताबिक तो हो ही रहे हैं, सिविल लॉ से भी हो रहे हैं। उसके बावजूद उनके अंदर वो मोहब्बत पैदा नहीं हो पा रही जो मोहब्बत आप पूरे हिंदुस्तान में कायम करना चाहते हैं। इससे साबित ये होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की इम्प्लीमेंटेशन इस बात की दलील नहीं है या इस बात का जामिन नहीं है या इस बात से ये साबित नहीं होता कि उनके बीच में मोहब्बत इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा जो आर्गुमेंट है वो इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है जेंडर जस्टिस का। देखें अभी ड्राफ्ट ही नहीं बना तो कोई शख्स ये कैसे कह सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से जेंडर जस्टिस प्रिवेल होगा। क्या सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम इंप्लीमेंट कर देने से जो है वो इक्विटी या इक्वालिटी या जस्टिस राइज हो जाएगा, मेल और फीमेल्स को इक्वली ट्रीटमेंट दी जाएगी? ये भी बहुत बेकार आर्गुमेंट है। मैं आपको फॉर एग्जांपल इस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ गोवा एक ऐसी स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट किया गया है। वहां के जेंडर जस्टिस की अगर हम बात करें तो अगर एक शख्स ने किसी औरत से शादी की और 25 साल तक उस औरत की एज अगर 25 साल हो जाती है और कोई बच्चा पैदा नहीं होता तो मर्द के पास ये इजाज़त है वो किसी और औरत से शादी कर सकता है। ठीक है, ये सुनने में लग रहा है कि ठीक है कोई जेंडर जस्टिस का उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि पॉलीगेमी को भी तो बताया जा रहा है पॉलीगेमी इज़ वन ऑफ द रीजंस कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। तो यहाँ पे पॉलीगेमी तो अलाउड है विद ए कंडीशन। अब सबसे हैरान कुन बात यह है कि 30 साल अगर औरत के हो जाते हैं और उसके पास सिर्फ फीमेल चाइल्ड हैं, मेल चाइल्ड कोई नहीं हुआ उन्हें, तो अब भी मर्द को इजाज़त है कि वो दूसरी शादी कर कर मेल चाइल्ड के लिए जा सकता है। यानी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ जस्टिस इज़ दिस? तो यानी कि जब तक स्ट्रक्चर बन के नहीं आता इस चीज़ पे बात ही नहीं हो सकती कि ये जेंडर जस्टिस प्रिवेल होगा या नहीं होगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने जानबूझकर जो यूसीसी है उसको DPSPs में रखा, फंडामेंटल राइट्स पे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि डिज़ायर्स और नेसेसरी पर ये बात डिपेंड करती है कि वेदर दैट लॉ इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। इसके अलावा 2018 की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक लॉ कमीशन ने एक कैंपेन चलाई ताकि वो डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से ये ओपिनियन ले सके कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है या नहीं है, वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, सोसाइटी क्या सोचती है। इस एक बड़ी कैंपेन के बाद रिलीजियस ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेशन है उनसे बातचीत के बाद, वीमेन से बात करने के बाद, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप से बात करने के बाद दे फाउंड कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एट दिस मूवमेंट इज़ नेदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल। देन हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि 2 साल बाद वो डिज़ायरेबल या नेसेसरी हो जाएगा? यानी 2 साल पहले नहीं था, 2 साल के बाद हो जाएगा, क्योंकि अब फिर से प्रोसेस शुरू हुआ है, कंपेन शुरू हुई है। जो लॉ कमीशन है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया वो लोगों से कंसल्ट कर रही है, बातचीत कर रही है कि वेदर यूसीसी इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। आप लोगों को भी चाहिए कि जो लोग आप सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो ओपिनियन के लिए मैं लिंक शेयर कर दूं डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर करें कि वेदर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पे मैं कंक्लूड करूंगा आज की ये डिस्कशन वो है कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स नेशन है। यहाँ पर कदम कदम पर जो है वो रीति रिवाज तब्दील होते हैं, कस्टम्स तब्दील होते हैं, रिलीजन्स तब्दील होते हैं, लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, कस्टम्स तब्दील होते हैं। उसमें आप ये कह दें कि तमाम लोग एक ही तरीके से शादी करेंगे, तमाम लोग जो है वो एक ही तरीके से डाइवोर्स देंगे, एक ही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉपर्टी की, ये दिमाग में आने वाली बात नहीं है, बल्कि इससे रिफ्ट क्रिएट होगी, पोलराइजेशन होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप इसको समझ लें कि विद इन मेजोरिटी कम्युनिटी जहाँ पर ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी बिकॉज दे ऑल आर गवर्न्ड बाय वन कोड, उनके यहाँ पे भी
हिंदूज़ में 7 फेरे होते हैं, सिख्स में 4 फेरे होते हैं। उसके अलावा नॉर्थ इंडिया में गोत्र सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी कि 7 और 3 जो नस्लों तक शादी नहीं की जाती, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो साउथ इंडिया में, पर्टिकुलरली फ्यू ऑफ द स्टेट्स तमिलनाडु में, वहाँ पे एक कस्टम फॉलो किया जाता है जिसको मामा कल्याणम के नाम से जाना जाता है। मामा कल्याणम यानी कि मामा की शादी करवाई जाती है सबसे बड़ी भांजी से, यानी मामा और भांजी की शादी अलाउड है, नॉर्थ इंडिया में अलाउड नहीं है, हिंदूज़ में ही। तो यानी कि आप समझें कि विद इन ए रिलीजन ही अलग अलग जो है वो कस्टम्स प्रिवेल करते हैं। आप कैसे कर्ब करेंगे? दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या ओपिनियन है? डू लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।